वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन। गत वर्ष मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसमें अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंग खालिस्तान का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। तो भाई ये कोई ब्लॉक है धातु का जिसमें कि कोई दरार है या छिद्र है, तो उसका पता लगाने के लिए इसमें अल्ट्रासाउंड तरंग को भेजा जाता है, लेकिन इसको प्राप्त किसकी मदद से किया जाता है ये हमें बताना है। तो जो मुख्य रूप से हमारे अदृश्य दरार और छिद्र का पता लगाने के लिए हम कुछ विधि का उपयोग करते हैं, उन विधि में कौन सी होगी? अल्ट्रासाउंड होगी, एक तो अल्ट्रा साउंड हो गई। इसके अलावा हो गई हमारी पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंग विधि एवं एडी करेंट मेथड, एडी करेंट विधि। ठीक है, विधि है तकनीक। इसके अलावा थर्मोग्राफी हो गई। इनके उपयोग से हम किसी भी जो धातु का ब्लॉक होता है उसमें दरार या छिद्र का पता लगा लेते हैं। उसमें तरंगे तो भेज दी, लेकिन उसको हम प्राप्त कैसे करते हैं? तो उसको प्राप्त करते हैं हम सूचक की मदद से, सूचक की मदद से या डिटेक्टर की मदद से, डिटेक्टर की मदद से उसको इधर प्राप्त करते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन जाता है ऑप्शन डी, संचालित तरंग का पता लगाने के लिए हम प्रयुक्त सूचक का उपयोग करते हैं, मतलब डिटेक्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं एक एक करके। जो संयोजी अभिक्रिया होती है, तो संयोजी अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, एक पदार्थ, तो इसको बोलते हैं संयोजी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो पदार्थ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये संयोजी अभिक्रिया होती है। और इसका यदि एग्जाम्पल हम देखें, ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, और ये मिलके बना लेते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इनने एक पदार्थ बनाया मिलकर, तो इसको बोलते हैं हम संयोजी अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन में है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें होने पर उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, उष्मा का अवशोषण मतलब ऐसी क्रिया है जिसको होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं हम उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसके अलावा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक तत्व उस तत्व को अपने यौगिक से हटाकर उसकी जगह पर ले लेता है, उसकी जगह ले लेता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे जिंक है। जिंक की क्रिया हम जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट है इसमें जिंक जगह ले लेता है और ये क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और प्लस यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है। तो कॉपर की जगह किसने ले ली? जिंक ने ले ली, इसलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, क्रिया होने पर ऊष्मा निकलती है। जैसे हम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो CO2 बनता है, और इसके साथ में क्या निकलती है? बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और ये एक और एग्जाम्पल है, CaO को जब हम H2O में मिलाते हैं तो इसमें क्या बनता है? CaOH2। ठीक है, और इसके साथ में क्या निकलती है यहाँ पे? ऊष्मा। तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे यही पूछा कि जिसमें ऊष्मा निकलती है उन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना में खालिस्तान पाया जाता है। तो जो गन्ना होता है जिसको हम शुगर केन भी बोलते हैं, इसमें अंदर पाया जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ठीक है, एक ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, तो एक ओम के 4 प्रतिरोध हम जोड़ लेते हैं श्रेणी क्रम में, 1 2 3 और ये 4, ये सभी एक एक ओम के हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसका रिजल्टेंट होता है सीरीज में इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका डायरेक्ट सम कर देते हैं हम, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो निकल के आएगा 4 ओम। ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो जो कनिष्क थे कुषाण वंश से संबंधित है, और जो कनिष्क थे ये 2वीं शताब्दी में
द्वितीय शताब्दी में सम्राट थे। और जो आज का है अफगानिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, इधर हो गया पाकिस्तान और भारत। तो ये जो ग्रीन कलर का है, इसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत है, इस पर इनका शासन था। और ये किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो हम एक एक करके सभी गैस का देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारी H2 है, मतलब हाइड्रोजन गैस है, इसका कैलोरी मान होता है 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। मतलब 1 केजी हाइड्रोजन में इतनी किलो जूल ऊर्जा में प्राप्त हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो मीथेन होती है, मीथेन का होता है 55,700 किलो जूल पर केजी। ठीक है। और इसके अलावा एलपीजी है, तो एलपीजी का होता है हमारा 55,000 किलो जूल पर केजी। और जो प्राकृतिक गैस होती है, इसका लगभग एलपीजी के बराबर होता है। तो जो सबसे ज्यादा कैलोरी मान होता है किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होती है? तो जो जल होता है, तो जल में जब वेपोराइजेशन होता है, मतलब जल अपनी स्थिति बदलता है, ये द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वाष्प में, तो इसको ही वाष्पीकरण बोलते हैं। तो जब जल का तापमान बढ़ता है, मतलब जल के तापमान में वृद्धि होती है, तो इसके वाष्पीकरण में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा ब्लू खालिस्तान के लिए पहला टीका है। तो जो रक्षा ब्लू है, ये नीली जीवा के लिए एक नीली जीवा बीमारी होती है, इसके लिए यह टीका है। तो जो नीली जीवा है, मतलब ब्लू टंग, नीली जीवा जुगाली करने वाले जानवरों में होने वाला रोग है। जुगाली करने वाले जानवर रोग है, और एक संक्रामक रोग नहीं है, ये कीटों से फैलने वाला रोग है। कीटों से फैलने वाला रोग। इसमें लाखों की संख्या में बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, मुर्ग जैसे जानवर प्रभावित होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी होती है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित एक समझौता है, जो कि जापान के क्योटो में हुआ था 11 दिसंबर 1997 में। ठीक है। और इसमें 6 गैसें आती है, तो करेक्ट ऑप्शन 6 होगा। और एक गैस है हमारी, ये 6 ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, परफ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। तो ये 6 गैसों को क्या बोला था? ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है? जो भारत का पहला पिको उपग्रह वो क्या है? स्टूडेंट सैटेलाइट। इसको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के छात्रों, इंजीनियर के छात्रों द्वारा बनाया गया था। और इसका साइज 1 केजी से कम है, इसलिए इसको पिको, मतलब साइज छोटा होने के कारण इसको पिको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही छोटा है, जैसा हम इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? तो जो अयस्कों का भर्जन एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या करते हैं कि जो अयस्क होते हैं, अयस्क, उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है। और ये गर्म करने से क्या होता है कि वो अयस्क जो है, वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और ये मुख्य रूप से जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क, उनके साथ किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो सल्फाइड अयस्क है वो कहाँ में बदल जाएंगे? ऑक्साइड में, ऑक्साइड में। और जो ये इसलिए किया जाता है कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, उसके कंपेरिजन में जो ऑक्साइड होते हैं, वो आसानी से उसमें से धातु को निकाला जा सकता है, इसलिए उनको ऑक्साइड में बदलते हैं। उसके बाद में उसमें धातु को पृथक कर लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है,
जिंक सल्फेट। इसको ऑक्सीजन में गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, और प्लस साथ में क्या निकलेंगी, इसमें सल्फर गैस निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ऐसे ही हम लेड के साथ भी करते हैं। ये जो लेड का सल्फर सल्फाइड ऐसे होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, ये भी चेंज हो जाता है काय में, ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और सल्फर गैस इसमें से बाहर निकल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही कॉपर के साथ भी करते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये भी बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का, और सल्फर गैस बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी भर्जन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या निकल रहा है, तो सभी में एक गैस निकल रही, कौन सी, सल्फर। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सल्फर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब एथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो जब एथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और ये प्रतिक्रिया कुछ इस टाइप से होती है, टू सोडियम के दो अणु, ठीक है, प्लस 2CH3CH2OH, ये हो गया हमारा एथेनॉल। जब इनकी क्रिया होती है तो जो प्रोडक्ट निकलता है वो बनता है 2CH3CH2O, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में निकलती है हमारे यहाँ पे सोडियम होता है, और इसके साथ में निकलती है हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये होती है गैस फॉर्म में। ये होती है हमारी एथेनॉल और सोडियम के साथ जब प्रतिक्रिया हुई तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकली, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी है, और एक रेबीज बीमारी बहुत घातक होती है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और ये नॉर्मली इस फैलती कैसे है, तो जो भी संक्रमित जानवर होता है, संक्रमित जानवर होता है, ठीक है, संक्रमित जानवर की लार से या उसके काटने से या खरोचने से बीमारी फैलती है। और ये एशियाई देशों में कुत्ते के काटने से फैलती है मैक्सिमम, और जैसे अमेरिका वगैरह में ये चमगादड़ के काटने से फैलती है। यदि किसी के रेबीज के संक्रमित जानवर से कोई यदि संपर्क में आता है और उसे जल्द से रेबीज का टीका लगा दिया जाता है तो उससे वो बच सकता है। तो रेबीज कैसे फैलती है, कुत्ते के काटने से फैलती है रेबीज बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन खालिस्तान के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। तो किसी भी परमाणु, ठीक है, कोई भी तत्व होता है उसमें परमाणु होते हैं, तो कोई भी परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसकी कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जो एकमात्र हमारा परमाणु होता है हाइड्रोजन का, तो जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच खालिस्तान की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। तो जब भी दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती है तो इनके बीच में घर्षण होता है, तो ये घर्षण मुख्य रूप से अनियमितताओं के कारण लगता है। ठीक है, और ये जब इसको हम बहुत नजदीक से देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे सतह होती है। ठीक है, दूर से देखने में तो ऐसी सरफेस फ्लेस लगेंगी, फ्लैट सरफेस लगेंगी, लेकिन ये फ्लैट नहीं होती, इसमें हल्की हल्की ऐसी अनियमितताएं होती है, इसके कारण ये घर्षण का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो ये ऑक्सीजन के दो अणु हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं पहली कक्षा में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कक्षा में कितने हैं, ये 2, 4 और 6। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, एवं यही दूसरा परमाणु है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 हो गए और ये 6 हो गए। तो जो परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसके बाहरी कोश में, वो चाहता है कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि ये आपस में सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके, दो दो, तो दोनों की कक्षाओं में कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो एक परमाणु के, एक ऑक्सीजन के अणु में, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने, 2 परमाणु होते हैं।
दो परमाणु होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दो परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया है? ठीक है, तो अफ्रीका के बाद भारत में एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभयारण्य है जिसको बोलते हैं गिर वन्यजीव अभयारण्य, ये कि गुजरात के जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में, जहां पर शेर अपनी प्राकृतिक घरों में पाए जाते हैं। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया गिर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में फिनोलेप्थलीन का रंग कैसा होता है? तो जो अम्लीय विलयन होता है इसमें इसका रंग होता है रंगहीन। ठीक है, क्योंकि ये कमजोर अम्ल होता है। एवं इसमें क्या होता है कि जब अम्लीय विलयन में इसको मिलाया जाता है इसमें कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। लेकिन जब पीएच वैल्यू 8.3 से 10 होती है, मतलब विलयन कैसा होने लगा हमारा, क्षारीय होता है, तब इसका रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है और कैसा हो जाता है, हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो अम्लों में इसका रंग नहीं बदलता, लेकिन जैसे हमारा विलयन क्षारीय होता है तो इसका रंग बदल जाता है। इसका उपयोग हम सूचक के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है C20H14O4। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कैसा हो गया, रंगहीन। अम्लों में कैसा होता है, रंगहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? तो ये कॉफी का पौधा है और इन पौधे में जो फल लगे हुए हैं इनके अंदर क्या होता है, एक बीज होता है जिसको हम फली भी बोलते हैं। तो उससे हमें क्या मिलती है, कॉफी मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, फली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था? तो जो ग्रेग चैपल था इनको भारतीय टीम का पहला कोच नियुक्त किया गया था। इनको 2005 में कोच नियुक्त किया था, 2 साल के लिए, 2007 तक। और ये भारत के क्रिकेट टीम के पहले विदेशी कोच थे, ग्रेग चैपल। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।